हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत व अभिनंदन। अपन जो बात कर रहे थे, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हिस्ट्री का सेगमेंट जो है 136 क्वेश्चन से शुरू होकर लास्ट तक होगा। तो इसमें आपका जो टॉपिक दे रखा था वो दिल्ली सल्तनत और पृथ्वीराज चौहान से संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 136, इसमें पूछा गया है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इसका मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किस युद्ध के विजय के बाद भारत में तुर्क राज्य या मुस्लिम सत्ता की स्थापना की जाती है। तो आपको पता है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जो यहाँ तराइन के दो युद्ध हुए, उन युद्धों को जीतने के बाद में जब तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा तो पृथ्वीराज चौहान से गोरी पराजित होता है, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसके अंदर गौरी ने भारत के अंदर जो उस समय के महान शासक हुआ करते थे, अजमेर व दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तो उनको पराजित किया जाता है। और इस विजय के बाद में भारत के अंदर तुर्क सत्ता की स्थापना की नींव रख दी जाती है, आप ऐसे कह सकते हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि 1191 के अंदर तराइन का फर्स्ट बैटल होता है और पृथ्वीराज चौहान के हाथों गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। लेकिन अगले ही साल 1192 में गोरी पुणे आता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो गोरी के हाथों बुरी तरह पराजित होते हैं और गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को काबुल ले जाया गया। ये जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो देता है। तो तराइन के युद्ध विजय के बाद में जो भारत की एक मजबूत शक्ति जो थी वो समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में आप देखते हो 1194 के अंदर चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी विजय के बाद में गौरी ने किसको हराया था? मेदनी राय को। मेदनी राय को पराजित करने के बाद गौरी हमेशा के लिए भारत से वापस चला जाता है और भारत का जो जीता हुआ प्रदेश था उसका प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया जाता है। और ऐबक इसके गुलाम भी थे और सेनापति भी थे। तो ऐबक को भारत में मलिक के पद पर नियुक्त किया जाता है और वो गौरी वापस चला गया। जैसे ही 1206 के अंदर गौरी की मृत्यु होती है, वैसे ही लाहौर को राजधानी बनाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में तुर्क ऑब्लिक इस्लामिक राज्य की स्थापना कर ली जाती है। तो इस युद्ध के बाद ही भारत में तुर्क राज्य की नींव रखी गई। जबकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इस युद्ध ने भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोदी वंश का शासक कौन था? लोदी इब्राहिम को हराया जाता है। किसके द्वारा? मुगल सम्राट बाबर के द्वारा, जो 21 अप्रैल 1526 को ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इसमें बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करी। जबकि पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हेमू वर्सेस बहराम खां के मध्य हुआ 1556 के अंदर, और इसके अंदर ये बैराम खां के हाथों हेमू पराजित हुआ। तो इस प्रकार ये सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पानीपत तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 137 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो देखिए यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे कि जैसे ही 1206 में लाहौर के अंदर गौरी की डेथ होती है, तो लाहौर में ही 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? मिस्टर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहता है और ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में मृत्यु हो गई। तो ऐबक को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक तो कहा जाता है, जबकि इसने राजधानी किसको रखा?
लाहौर को ही राजधानी रखा। लेकिन भारत के अंदर तुर्क सत्ता का अगर पूछा जाए कि मेन फाउंडर कौन है, तो वास्तविक संस्थापक जो होगा वो कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। और इल्तुतमिश के द्वारा ही भारत में राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला बंदा कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? तो नौरोज आप कह रहे हो कि फारसी त्योहार है, और भारतीय दिल्ली सल्तनत परंपरा के अंदर फारसी प्रथाओं की जो शुरुआत या देन जो मानी जाती है, फारसी प्रथाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ठीक है ना। बलबन बहुत ही कट्टर शासक था, अपने आप को जिले इलाही मानता था, और बलबन की जो पॉलिसी थी वो ब्लड एंड आयरन, रक्त व लोह की नीति के आधार पर इसने बलबन साम्राज्य या गुलाम साम्राज्य की मजबूती प्रदान करी। ठीक है ना। जबकि इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। और फिरोज शाह जो तुगलक है, ये दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का महान शासक रहा, और इसने 20 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब उसने राजत्व किंगशिप को प्राप्त किया, वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो हमारे को पता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो साहित्यकार थे, और इन्होंने लगभग 6 से 7 शासकों का शासनकाल देखा है। तो ये जो कथन बर्नी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है वो किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी की पुस्तक, खिलजी के लिए अपनी पुस्तक के अंदर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। और बर्नी की पुस्तक एक तो है फतवा ए जहांदारी। कौन सी पुस्तक है? फतवा ए जहांदारी। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अपने को पता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के अंदर भूमि की 2 टाइप्स हुआ करती थी। एक तो है खालसा भूमि। जो खालसा भूमि होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कह दो, या खालसा भूमि राजा की होती थी, मतलब शासक के नियंत्रण में रहती थी, शासक का सीधा अधिकार होता था। जबकि जागीरी भूमि जो होती थी वो जागीरदारों की होती थी। या मैं ऐसे कहूँ कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अमीर या मलिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो वेतन के बदले अमीरों को दी जाने वाली भूमि जागीरी कहलाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा खालसा भूमि विकसित की गई, अर्थात जागीरी भूमि किससे छीन ली गई? अमीर या मलिक वर्ग से छीन ली जाती है, या जागीरदारों से छीन ली गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर एक कोही एक नया विभाग स्थापित करने वाला दिल्ली का शासक कौन था? तो अमीर एक कोही जो विभाग है ये कृषि से संबंधित है। किस डिपार्टमेंट से संबंधित रखता है? ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? तुगलक वंश का शासक जो है मोहम्मद बिन जो तुगलक है, उसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया, जिसे अमीर एक कोही के नाम से जाना जाता है। तो अपन मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को
इतिहास के अंदर पागल शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल बादशाह कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, और धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मिलेनियर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसको ऐसी उपाधियां क्यों दी गई? क्योंकि इसने 5 योजनाएं चलाई थी और पांचों ही योजना असफल रही, इसलिए इतिहासविदों ने इसको पागल बादशाह की संज्ञा दी। लेकिन इसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग से जो डिपार्टमेंट बनाया उसका नाम अमीरे को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन है? तो जब अपन दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली शासकों की बात करते हैं, तो पूरे 1206 से लगाकर 1526 तक के जो 5 राजवंश है, इन शासकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग टैक्स लगाए। तो घरी मतलब आवास कर, आप नया घर जब बनाओगे तो उस समय टैक्स लिया जाएगा। तो आवास कर और चरी कर, चारागा कर लगाने वाला जो शासक था वो खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को जनता से मुक्ति मिल गई? सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये बात बरनी कर रहा है, और बरनी किसके लिए बात कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। अभी अपन बात कर रहे थे कि एमबीटी के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिसमें 5 योजनाएं प्रमुख थी। इन योजनाओं में सारी की सारी योजना असफल हो जाने के कारण इसको इतिहास में पागल बादशाह की संज्ञा दी गई। तो पहली योजना है ट्रांसफर टू कैपिटल, राजधानी परिवर्तन करवाई गई इन्होंने, और राजधानी परिवर्तन दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी ले गया। कहाँ ले गया? देवगिरी। देवगिरी को पहले जीता, उसका नाम दौलताबाद रखा, फिर राजधानी ट्रांसफर करी। तो समस्त दिल्ली की जनता को दौलताबाद ले जाने के बाद 15 दिन से वापस दिल्ली ले आया, इसलिए ये योजना भी असफल रही। देन उसके बाद में इसने एक अभियान किया जिसके अंदर 3 लाख सैनिकों की पहले भर्ती करी, जिसको अपन खुरासान अभियान बोलते हैं। तो ये सैनिकों की भर्ती में एडवांस वेतन दिया 1 साल का, खुरासान विक्ट्री का प्लान बनाया, लेकिन ये अभियान हुआ ही नहीं, तो ये भी असफल हो गया। तीसरा इसका योजना था कराचिल अभियान। तो ये तिब्बत हिमालय का क्षेत्र है कराचिल, इसको जीतने का प्रयास किया, और जो 3 लाख सैनिक भर्ती किए थे वो ठंड के मारे मर गए। तो वैसे देखा जाए तो ये सबसे सफल योजना मानी जाती है। इसके अलावा देखा जाए, चौथी योजना थी सांकेतिक मुद्रा जारी की, जो राजकीय नियंत्रण नहीं रख पा जाने के कारण ये योजना भी असफल रही। और पांचवी योजना थी दोआब क्षेत्र में टैक्स को बढ़ावा। दुआब के अंदर कर वर्दी की, लेकिन हुआ क्या? उस वर्ष अकाल पड़ जाने के कारण टैक्स वसूला नहीं गया, इसलिए समस्त योजना असफल हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासविदों ने पागल घोषित कर दिया, या रक्त पिपासु या धनवानों का राजकुमार की संज्ञा दी। तो इतिहासकार बदायूं ने ये स्टेटमेंट अपनी पुस्तक में देता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। नेक्स्ट, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। जब हम मौर्य सम्राट अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने वाला भारत का प्रथम सम्राट अशोक माना जाता है। तो अशोक ने एक तो टोपरा, तो टोपरा पड़ता है कहाँ? मेरठ यूपी में, यहाँ पर स्तंभ स्थापित करवाया। और नहीं, टोपरा पड़ता है कहाँ पर? यमुनानगर। तो यमुनानगर हरियाणा के अंदर, और दूसरा कहाँ है? मेरठ यूपी में। तो इन दोनों स्तंभों को
पढ़ने के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया, दिल्ली ले जाता है, लेकिन वो पढ़ने में सफल नहीं हुआ तो इसको वापस दिल्ली में स्थापित करवा देता है। कहाँ पर, कुतुब मीनार के प्रांगण में। तो वर्तमान में ये दोनों स्तंभ कहाँ हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने वाले एवं सल्तनतकालीन राजधानी बनाने की संज्ञा दी जाती है। तो आपको पता है कि लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी ने 1504 में क्या बनाई, यमुना के किनारे आगरा शहर की स्थापना करी और इसको 1506 में अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। अब आगे ध्यान रखना है कि जब भारत में मुगल आए तो मुगलों की कैपिटल दिल्ली शुरुआत में नहीं रही। 1636 तक मुगलों की राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी रही। शाहजहां के द्वारा पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाबित का संबंध किससे है। तो जवाबित का अर्थ होता है राजकीय कानून। तो राजकीय कानून को अपन क्या कहेंगे, जवाबित। ये दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के अंदर जो राजकीय कानून होते थे उसको जवाबित की संज्ञा दी जाती थी। ठीक, नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है। तो फवाजिल का अर्थ होता है अतिरिक्त। फारसी शब्द फवाजिल का अर्थ क्या होता है, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त कहाँ दिख रहा है आपको, दो जगह दिख रहा होगा। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ये नहीं होगा। वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इस टैक्स की भी बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी अमीर वर्ग की। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड है। इक्तेदार मतलब दिल्ली सल्तनत के प्रथम श्रेणी के जो अमीर थे, तो अमीरों को भूमि दी जाती थी और अमीर अपना प्रशासन चलाने के लिए जो टैक्स इस क्षेत्र से वसूलते थे वो टैक्स अधिशेष होता था। सरप्लस यदि रह रहा है तो सरप्लस टैक्स को राजकीय खजाने में जमा कराते थे, दैट इज कॉल्ड फवाजिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो कुतुब मीनार आप लोगों को पता है कि दिल्ली में है। सीधा सीधा कह रहा है कितने मंजिल का है, 5 मंजिल का है। अब निर्माण किसने करवाया और किस लिए करवाया। तो निर्माण गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। भारत में बनने वाली प्रथम मस्जिद जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पीछे वाला भाग जो है कुतुब मीनार कहलाता है। तो कुतुब मीनार का प्रयोग शुरुआत में अजान देने के लिए किया जाता था। किसके लिए, अजान के लिए किया जाता था। अब ये किसकी स्मृति में बनाई गई, एक सूफी संत पढ़ते हैं हम लोग, उस सूफी संत का नाम है बख्तियार काकी। क्या नाम है, बख्तियार काकी है। उस काकी की स्मृति में ये 5 मंजिला भवन बनाया गया। कालांतर के अंदर 1236 में इल्तुतमिश के द्वारा इसको क्या करवाया गया, पूर्ण करवाया गया। आफ्टर दैट क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक के काल में आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण इसकी ऊपरी मंजिल टूट जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, नई फारसी काव्य शैली। तो लेखन शैली की बात कर रहा है। सबक ए हिंदी अथवा
हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो इसमें बात हो रही है सबके हिंदी, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर राजकीय भाषा जो थी वो फारसी है। कार्यकारी भाषा और साहित्यिक भाषा जो है फारसी है। इस फारसी में पहली बार किस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? हिंदी। इसको हिंदवी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदवी भी कहा जाता है। तो हिंदवी शब्दों का इस्तेमाल या सबके हिंदी का प्रयोग करने वाला भारतीय मुस्लिम साहित्यकार और सूफी संत कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 शासकों का शासनकाल देखा और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। तो ये सूफीवाद से प्रभावित थे और निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। खुसरो के द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई है जिसके अंदर आप देखोगे नूसिफर, तुगलकनामा, आशिकी, मिफ्ता उल फतूह, तारीख ए अलाई, या इसका दूसरा नाम है खजाइन उल फतूह। तो इन पुस्तकों के अंदर पहली बार फारसी के साथ साथ किसका इस्तेमाल हुआ? हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ। उसी शैली को अपन क्या बोलते हैं? सबके हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज चौहान, लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड से संबंधित सत्य कथन कौन से? 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन चारों स्टेटमेंट में गलत को छांटना है या सही को छांटना है। सही छांटो तो गलत अपने आप पीछे रह जाएंगे, गलत छांटो तो सही रह जाएंगे। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक विद्याधर चंदेल को पराजित किया। तो आपको पता है कि पृथ्वीराज ने अपने युद्ध अभियानों के तहत 1182 में किसको जीता? चंदेलों को जीता। अब चंदेल शासक कहाँ के हैं? खजुराहो और महेबा के। तो महोबा का चंदेल शासक विद्याधर नहीं था, कौन था? परमर्दी देव था। कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव को जीता और इसके बाद में यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया उसका नाम था पुंजवन राय। क्या नाम है? पुंजवन राय। और पुंजवन राय आमेर से कछवा वंश से संबंधित था। आमेर का शासक कछवा है और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का सामंत था। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? पृथ्वीराज थर्ड के समय अजमेर में संस्कृत विद्यालय में 55 विषयों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था। इट्स राइट, ये बिल्कुल सत्य है। संस्कृत जो पाठशाला है ये सरस्वती कंठाभरण के नाम से है। बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जबकि पृथ्वीराज थर्ड के समय यहाँ पर 85 विषयों पर अध्ययन करवाया जाता था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? पृथ्वीराज थर्ड ने तराइन के द्वितीय युद्ध में तुर्क सेना को पराजित किया। ये रिवर्स है, गलत है ये भी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज थर्ड गोरी के हाथों क्या होंगे? पराजित होंगे। और इस युद्ध ने भारत के इतिहास की दशा और दिशा को बदल दिया और भारत में तुर्क ऑब्लिक मुस्लिम सत्ता की क्या हो गई? स्थापना। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वीराज थर्ड की उपलब्धियों की जानकारी हमें चंद्रवरदाई के ग्रंथ से मिलती है। बिल्कुल राइट है। पृथ्वीराज राष्ट्रो नाम का साहित्य लिखा गया जो डिंगल शैली का नहीं है, पिंगल शैली में लिखा हुआ है। अपवाद है, ध्यान रखना। तो इसमें सही आंसर क्या हो गए?
पहला गलत है और तीसरा गलत है, इसका सेकंड आंसर हो गया बी। तो ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हुए होंगे। थैंक यू सभी को। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक बार हमें एसएसटी का जो पेपर सॉल्यूशन आपका पॉलिटिकल वाले पर्सन है उनको देखेंगे। टॉपिक बड़ा आसान सा था आपके लिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का टॉपिक था। एक ही टॉपिक में से आपको प्रश्न करने थे। उम्मीद करता हूँ लगभग प्रश्नों को आपने बढ़िया अच्छे से किया होगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो अभी कर लेते हैं। देखो, शुरू करो पहले प्रश्न से। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। एक तरफ आपके नाम है, एक तरफ ऑप्शन है, आप इनके सामने लिख लो तो आपको अपने आप हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इनका कार्यकाल, पहला जो कार्यकाल था वो 96 में, फिर दोबारा ये 98 में बनते हैं और फिर तीसरी बार ये बनते हैं 99 में। चंद्रशेखर का जो कार्यकाल है वो 90 से 91 का है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो बने हैं 1989 से 90। नरसिम्हा राव जो बने हैं वो बने हैं 91 से लेकर 96 तक। और देवेगौड़ा बने हैं वो हैं 96 से लेके 97 तक, ठीक है। तो अब आप देख लो, इसमें सबसे पहला जो नाम आ जाएगा वो आएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, 89 से 90। उसके बाद 90 से 91 चंद्रशेखर, तो 4 और 2 तो यहां मिल गए। उसके बाद 91 तक हो गए, 91 से 96 नरसिम्हा राव, तो 5 ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद 96 में आप देखो, इनके बाद में 13 दिन के लिए कौन बने थे? 13 दिन के लिए बने थे वाजपेयी, तो 1 और 3 मिल गया, बिल्कुल आसान। पहला इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि कार्यकाल जो उपलब्ध आपके पास ऑप्शन है उसमें जो कार्यकाल देखें उसके हिसाब से ये व्यवस्था होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? ठीक है, थोड़ा सा हमने इसका डिटेल भी किया था कि समस्या ज्यादा जो थी वो किसकी बढ़ गई थी? दल बदल की। और दल बदल के लिए हमने संविधान में क्या किया था? एक 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया था। और 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए हमने संविधान में कौन सा संशोधन किया था? 52वां संशोधन किया था, ठीक है। लेकिन दल बदल करने के लिए जो लालच प्रलोभन मिलता है वो आमतौर पे किसका होता था कि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो आपको मंत्री बनाएंगे, ठीक। अब हमने 51वां संशोधन किया था 2003 में, और इस संशोधन के द्वारा हमने मंत्रिपरिषद का आकार क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? तो इसमें प्रावधान किया कि जो विधानमंडल है, और विधानमंडल में क्या बात है? निम्न सदन, ठीक। अब यहां पर ये और क्लियर कर लो कि विधानमंडल बात केंद्र की करें तो केंद्र में निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और राज्य में निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। तो इनकी जितनी कुल सदस्य संख्या है उसके किससे अधिक नहीं होंगे? 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। तो इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया था? 2003 में किया था, 91 अमेंडमेंट। और ये आपका राइट आंसर हो गया। आसान से प्रश्न है। निम्न से किसका कार्यकाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए? जब क्लास अपनी थी तो मैंने पूरा बताया था कि भारत की पहली जो सरकार थी नेहरू सरकार, उसमें श्रम मंत्री थे, कौन थे? बाबू जगजीवन राम। ये 1970 मोरारजी सरकार में भी क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे। तो भारत में मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक समय तक कार्य करने का जो लंबा अनुभव है वो किसके पास है? जगजीवन राम। इसका ये पुराने एग्जाम में पूछा प्रश्न है। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो किस में से होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मंत्रिपरिषद सहित सामूहिक रूप से हमेशा किस में होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जब मैंने आपको क्लियर किया था किसके बारे में? संसदीय प्रणाली के बारे में। तो संसदीय प्रणाली की खास बात ये होती है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। अब कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और व्यवस्थापिका का मतलब संसद यानी लोकसभा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने का सही
अनुक्रम बताइए। तो ये भी हमने पूरा किया था कि अब तक, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, व्यवस्थार्थ हमने पद बना रखा है। भारत में पहले उप प्रधानमंत्री हैं जो बने थे सरदार पटेल। किस सरकार में थे? नेहरू सरकार में। दूसरा, इंदिरा गांधी की 1966 की सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने थे। एक आपके बने थे चौधरी चरण सिंह, और एक किसका नाम आएगा? जगजीवन राम। ठीक है, तो ये 2 एक साथ बने। फिर चौथे जो यशवंत चौहान थे, इंदिरा गांधी सरकार थी 80 में। फिर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। 90 में फिर चंद्रशेखर सरकार में भी उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? देवीलाल। इकलौते व्यक्ति जो 2 बार भारत के क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं। और 7वां क्रम जो था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी, इनको उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ठीक है, तो आपके पास जो उपलब्ध ऑप्शन है इनमें देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और देवीलाल। इसका मतलब 1 4 3 2, देख लो ऑप्शन 1 4 3 2 मिल गया। अगला देखो, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, नियुक्ति के समय क्या व्यवस्था है? 4 ऑप्शन देखते हैं। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री का प्रावधान पढ़ते हो आर्टिकल 75, और 75 का कौन सा प्रावधान, क्लोज नंबर कौन सा पढ़ते हैं? 5। तो 5 में मंत्रिपरिषद की किसका उल्लेख होता है? योग्यता का। और योग्यता में आप हमेशा, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि संविधान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं होता है। बस इतना है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, और यदि वो संसद के सदस्य नहीं भी है तो 6 माह के भीतर उसको किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो यह है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका मिल गया उत्तर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह प्रावधान होना चाहिए। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। पहला नाम 91 में PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस बहुमत में आई, तो उस समय नरसिम्हा राव पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनको अध्यक्ष होने के नाते भी जिम्मेदारी सौंपी गई किसकी? प्रधानमंत्री। लेकिन उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, बाद में लोकसभा के लिए क्या हुए? निर्वाचित हुए। दूसरा 96 में मैंने आपको बताया था HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने उस समय वो कर्नाटक के CM थे, बाद में उनको लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना गया। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में इन्होंने मेंबरशिप ली कौन से हाउस की? तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने तब संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आपका पहला ही हो गया। अगला देखो, कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं बना? मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। ये उप प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी सरकार में, आडवाणी है अटल सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे, देवीलाल है वो इकलौते व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के क्या बने? उप प्रधानमंत्री। ये भी अपना डिस्कशन हो गया, तो राइट आंसर इसमें ही हो गया। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? ये मैंने आपको चर्चा की थी, प्रधानमंत्री की किसके बारे में? कर्तव्यों की चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति से मुलाकात करके राष्ट्रपति को प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी उपलब्ध करवाता है। और कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? 78 में। तो राइट आंसर क्या हो गया? 78। नेक्स्ट देखो, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं है? अब संसद में उपस्थित होने का मतलब यह है कि 1979 में मोरारजी सरकार का पतन हो गया। ठीक है, और मोरारजी सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार गई। इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? इन्हीं की सरकार के उप प्रधानमंत्री कौन? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे,
और हमारी ये चर्चा हुई है कि जब त्रिशंकु संसद की स्थिति हो उस समय राष्ट्रपति सब विवेक का प्रयोग कर सकता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। तो कांग्रेस ने चरण सिंह के नाम पर सहमति प्रकट की, जो कि उस समय विपक्ष की पार्टी थी, और चरण सिंह क्या बन गए, पीएम बन गए। चरण सिंह को 1 माह का समय मिला, राष्ट्रपति ने विवेक का प्रयोग करते हुए उनको 1 माह का समय दिया कि 1 माह में आपको क्या करना, बहुमत सिद्ध करना है। लेकिन 24 दिन बाद में ही कांग्रेस ने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया, किससे, चरण सिंह से। तो चरण सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको कभी लोकसभा जाने का मौका नहीं मिला। तो उत्तर क्या हो गया, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी लोकसभा नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये भी पुराने एग्जाम का प्रश्न है। चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी मंत्री परिषद में शामिल नहीं थे। बाकी आप देख सकते हो लगभग आपको नाम है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो आपको ये तो पता ही है कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और ये प्रस्ताव केवल कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम लोकसभा के कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है, 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए, और फिर बहुमत के आधार पर प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा। ठीक है, हमें यह पूछ रहा है कि प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य। अगर राज्य की विधानसभा में बात करते हैं तो विधानसभा की कुल संख्या का 1/5 होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अलग होती है। तो विधानसभा में हमने कर रखा है मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए तब तो 1/5 सदस्य सहमत होने चाहिए, लेकिन लोकसभा के लिए कम नंबर जो है हमने फिक्स कर रखा है, कितना, 50 सदस्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, देखना है कि क्या कथन सही है या नहीं। संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि संसदीय प्रणाली का लक्षण ही मैंने बताया, और अभी हमने प्रश्न किया भी था कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद प्रधानमंत्री का नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और राष्ट्रपति के प्रसाद का मतलब ये होता है कि जब तक उनके पास लोकसभा में क्या है, बहुमत है, तब तक वो पद पर बने रहेंगे। तो ये वाला कथन ठीक नहीं है, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75(1) में सबसे पहले आपने पढ़ा ये कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति। तो नियुक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त होता है, ना तो चयनित होता है, ना मनोनीत होता है, ना निर्वाचित, कैसा होता है, नियुक्त। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक हो गया। अगला देखो, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से, पूरा डिस्कशन किया था आपने कि किस तरह एनडीए की सरकार बनी 98 में। एनडीए की सरकार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके सपोर्ट करी थी, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया, विड्रॉ के बाद में विश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, और उस सरकार में एक मत से प्रस्ताव हार गई। ठीक है, 99 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अगला देखो, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी आ गया, ये भी हमने डिस्कस किया अभी कि दल बदल को रोकने के लिए संविधान में हमने क्या किया, 10वीं अनुसूची का गठन किया। ठीक, अब संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया, कौन सा, 52वां संशोधन किया। और 52वां संविधान संशोधन कब पारित होता है, 1985 में। और ये आपको पता है कि 84 से लेकर 89 तक प्रधानमंत्री कौन थे। मेरे हिसाब से उत्तर आपको मिल गया कि किस सरकार में ये हुआ, राजीव गांधी सरकार। अगला देखो, प्रधानमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष होता है, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसको आप अगर सीधा सा देख लें, नीति इंटरस्टेट काउंसिल के लिए 200 आर्टिकल 263 में है,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो सारे सही हो गए, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने सबवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया? उत्तर दे चुका हूं मैं, उत्तर दे चुका हूं, अभी आया था। प्रश्नों को आप अगर आपस में मिलाओगे तो आसानी से, ये रहा 79 के बाद चरण सिंह को पीएम बनाया गया और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने क्या किया? अपने विवेक का प्रयोग किया और विवेक का प्रयोग करके क्या किया? चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? सब विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए कौन आगे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला देखो, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान। तो जब संविधान की अनुसूचियों का टॉपिक हमने किया था तो तीसरी अनुसूची की हमने चर्चा की थी और तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख था। केवल मैंने ये बताया था आपको कि इस अनुसूची में 3 पदाधिकारियों की पद का उल्लेख नहीं था। एक राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल किस में होती है? 60 में होती है। एक किसका उल्लेख नहीं था? उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उनकी शपथ का प्रारूप कहाँ है? 69 में है। और एक आपके किसका नहीं था? राज्यपाल का नहीं था, क्योंकि उनकी शपथ का प्रारूप कहाँ होता है? 159। बाकी सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी में है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है वो कितनी शपथ लेते हैं? एक नहीं बल्कि 2 लेते हैं। एक किसकी लेते हैं? पद की लेते हैं, और एक किसकी लेते हैं? गोपनीयता की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत के संविधान के कितने अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो आपको संघीय कार्यपालिका की चर्चा हमने की थी, संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका में आर्टिकल 74 से लेकर 78 तक। अब 74 में क्या है? मंत्रियों के लिए उपबंध किए थे कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री। तो मंत्रियों का उल्लेख जो था वो 74 में था। 75 में हमने इसके 6 क्लोज पढ़े थे, जिसमें हमारी बातें हुई थी कि नियुक्ति क्या होगी, मंत्री परिषद की संख्या क्या होगी, प्रसाद किसका हो गया, शपथ, उत्तरदायित्व, योग्यता, सब बातें की थी। ठीक है, तो 74, 75 और 76 में हमारा महान्यायवादी आता है, प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल नहीं है। तो लास्ट में कौन सा था? 78। तो यहाँ पर आपको 3 का पेड़ ढूंढना है, 74, 75 और 78। देखिए कौन सा है? 74, 75 और 78 में उल्लेख है किसका? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली? तो देखो, इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है क्योंकि संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, संविधानेतर संस्थाएं हैं। लेकिन हमने 51वां संविधान संशोधन किया था और इसमें मंत्रिपरिषद का क्या किया था? आकार तय किया था। तो इसी के प्रावधान के तहत 75(1) में कै में हमने मंत्रिपरिषद के आकार की बात की थी और कै का एक का जो ख ऑप्शन है उसमें राजनीतिक शब्द शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75(1) ख हो जाएगा। अगला देखिए, बस अपने हो गए। पॉलिटिकल साइंस के 20 प्रश्न थे और उम्मीद करता हूं कि बाकी पेपरों की तरह ये पेपर भी आपने बहुत शानदार किया होगा। आज का ये सॉल्यूशन यही समाप्त करते हैं। अगले सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे एसएसटी में ज्योग्राफी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बस अब बिना देरी के शुरू करते हैं फटाफट से। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो दोस्तों है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं? दोस्तों यूरोप का कंबल भी गल्फ स्ट्रीम ही कहलाती है। और उसकी वजह क्या है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम कहलाने की वजह है कि हमारी जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है और ये
उत्तर अटलांटिक महासागरीय धारा के रूप में यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है और यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचकर वहां के तटवर्ती क्षेत्रों का तापमान संतुलित रखती है, जमने नहीं देती है सर्दियों में, क्योंकि पानी गर्म है ना, तो इस वजह से गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो दोस्तों अल्नीनो जो जलधारा है ये क्रिसमस के बच्चे की धारा कहलाती है, अल्नीनो धारा। अब अल्नीनो धारा क्रिसमस के बच्चे की धारा कहलाने का रीजन, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कब हुई है? इसकी उत्पत्ति होती है क्रिसमस के दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, महान भूभ्रंश घाटी किस महाद्वीप में है? दोस्तों महान भूभ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है और ये घाटी जॉर्डन नदी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है क्यूरोशिवा, और क्यूरोशिवा जलधारा को जापान की काली धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये सागर है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी उत्तर अटलांटिक महासागर में निर्मित होता है दोस्तों, है ना, उत्तर अटलांटिक महासागर में निर्मित होता है। और ये जो हमारा है ना सारगेसो सागर, इस सारगेसो सागर में एक जड़ विहीन एक शैवाल टाइप घास जैसा कुछ पाया जाता है जिसको हम सारगैसम कहते हैं, और सारगैसम ब्राउन कलर की होती है और इसलिए सारगैसम को ब्राउन रिबन की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे दक्षिण गोलार्ध की जलधारा की, तो दोस्तों फ्लोरिडा जो धारा है ये उत्तर अटलांटिक में बहती है, तो ये तो उत्तर गोलार्ध की हो गई। कनारी धारा है ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में बहती है, तो ये भी उत्तर गोलार्ध की हो गई। हम्बोल्ट की धारा जो है दोस्तों, पेरू की धारा को ही हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में बहती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। और तो ये है दक्षिण गोलार्ध में, और क्यूराइल धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो ये हो गई उत्तर गोलार्ध में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम्बोल्ट की धारा। नेक्स्ट है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा कहाँ एक दूसरे से टकराती हैं? तो ये दोस्तों न्यू फाउंडलैंड के पास टकराती हैं, न्यू फाउंडलैंड के पास टकराती हैं, न्यू फाउंडलैंड के पास टकराती हैं, और ये उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, और ये है कनाडा में, कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रेनेल की धारा। दोस्तों रेनेल की धारा उत्तर अटलांटिक महासागर में बहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? उष्ण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उष्ण जो महासागरीय जलधारा है ये लेब्राडोर तो उत्तर अटलांटिक में बहती है, तो ये एक ठंडी है। क्यूरोशिवा या कुरोशिवा ये ऐसे है, क्यूरोशिवा, तो क्यूरोशिवा जो जलधारा है ये क्यूरोशिवा भी एक गर्म जलधारा है, ठीक है। आपको कौन सी ढूंढनी है? अच्छा क्यूरोशिवा एक गर्म है, लेब्राडोर तो ठंडी हो गई, बेंगुला भी ठंडी है और पेरू भी ठंडी है, तो क्यूरोशिवा क्या है दोस्तों? एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध जो है यही जलीय गोलार्ध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जल का जो रेशो है वो अधिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको मैच करना है एक दूसरे से। गोबी का जो मरुस्थल है दोस्तों, गोबी का मरुस्थल है आपको मिलेगा एशिया में। पैटागोनिया का मरुस्थल है ये मिलेगा अर्जेंटीना में, तो दक्षिण अमेरिका में। विक्टोरिया मरुस्थल मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, और कालाहारी जो मरुस्थल है दोस्तों ये मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो राइट आंसर है ए का दूसरा, बी का तीसरा पैटागोनिया, बी का तीसरा, सी का चौथा। तो आंसर हो गया ए ही हो गया शायद, है ना, डी का पहला, हाँ ठीक है, सी का चौथा, ओके। और नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रांड कैनियन या ग्रैंड कैनियन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक घटना एक कारण थी? तो ग्रैंड कैनियन के लिए क्या है? नदी अपरदन,
ठीक है। नदी अपर्दन जो है इसके लिए एक ऐसी भूगर्भिक अपर्दन की रचना थी। भूगर्भिक घटना जो है ये भूगर्भिक घटना नहीं है। ग्रांड कैनियन जो बना है दोस्तों ये कॉलोराडो नदी के कारण बना है, तो यहाँ पे भूगर्भीय घटना जरूर है, बट ये अपर्दन नदी अपर्दन है, भूगर्भीय घटना के बजाय वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो नदी अपर्दन कॉलोराडो नदी के अपर्दन की वजह से ग्रांड कैनियन की रचना हुई है, कॉलोराडो नदी के अपर्दन की वजह से, ठीक है। और ध्यान रखना है, और ये ग्रांड कैनियन कॉलोराडो के पठार पर ही है दोस्तों, कॉलोराडो के पठार पर यूएसए में है, कॉलोराडो के पठार पर यूएसए में है ग्रांड कैनियन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओजार्क का जो पठार है वो कहाँ है, ओजार्क हाईलैंड है जो दोस्तों यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और दक्षिण अफ्रीका, और एक दक्षिण अफ्रीका के साथ एक कंट्री और होता है लेसोथो, उस लेसोथो में स्थित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, युद्ध। गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि अभी हम चल रहे थे जो अभी तक आपको टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज हम बात करेंगे जो इकोनॉमी वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, इसकी सॉल्यूशन पे बातें की जाएगी। ओके, जिसमें 101 से लेकर के आई थिंक 120 तक जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमी के हैं, और इसके अंदर दो टॉपिक जो है उन पे आपको सिलेबस के अंदर दे रखा है। एक तो आपका कौन सा यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, और दूसरा जो है वो बैंकिंग वाला टॉपिक है। इसी के साथ में करेंसी वाला सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे ऐड हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ देखते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जबकि, ओके, आपसे पूछ रहा है कि डिमांड पुश जो इन्फ्लेशन है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन जो है ये किस स्थिति में होगी। ओके, इसको अगर अपन थोड़ा सा देखें तो पहली बात तो ये कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन जो है ये होती क्या है। ओके, डिमांड पुश इन्फ्लेशन से तात्पर्य है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज होने की वजह से कीमतें जो बढ़ रही हैं या जो महंगाई हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बात आती है कि किन किन कारणों की वजह से, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है, डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोग ज़्यादा मार्केट में जाएंगे, खरीदारी ज़्यादा करेंगे, और खरीदारी ज़्यादा कब करेंगे, जब लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होगा। तो किन स्थितियों में लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, उस आधार पर क्या होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फर्स्ट अगर मैं इसके अंदर बात करूं, देखो अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है ये क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ओके, बैंकों की अगर इंटरेस्ट रेट डाउन है तो लोग ज़्यादा ऋण लेंगे, ज़्यादा ऋण लेंगे तो उनके पास में कैश मनी होगी या लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी मार्केट की, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। ओके, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना, या फिर आप ये कह सकते हो मार्केट में चीप मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका यूज किया गया है। अगर आरबीआई चीप मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है, इट मींस आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने का काम है कर रही है। ओके, तो मोटा आप कह सकते हो कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ये जो इन्फ्लेशन होगी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये आप कौन सी बोलोगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाली, ठीक है। दूसरा और देखें किस वजह से मार्केट में पैसा आ सकता है। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, फिस्कल पॉलिसी से तात्पर्य गवर्नमेंट का बजट, अगर गवर्नमेंट बजट के अंदर अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है, इट मींस सरकारी खर्च जो है अगर ये बढ़ जाए, ओके, सरकार बजट में एक्स्ट्रा 5 लाख करोड़ अगर खर्च कर रही है तो ये पैसा जनता पे खर्च हुआ है नीचे मार्केट में आएगा, जनता की जेब में एक्स्ट्रा 5 लाख करोड़ आएंगे तो मार्केट में डिमांड जो है वो क्या होगी, 5 लाख करोड़ से इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। या फिर फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही अगर अपन टैक्स वाले पार्ट की बात करें, ओके, टैक्स के अंदर कितने प्रकार के हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप डायरेक्ट टैक्स जो है इनकी दरें क्या कर देते हो, कम, डायरेक्ट टैक्स की दरें कम करोगे तो लोगों के पैसे में जो सेविंग है वो ज़्यादा बचेगी, और ज़्यादा बचेगी तो वो मार्केट के अंदर खरीदारी ज़्यादा करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स की दरें कम होने से भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ, यहाँ अगर इनडायरेक्ट टैक्स की आप बात करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स की दरों को बढ़ाने से तो प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हम, कौन से वाले की बात की जा रही है, डायरेक्ट टैक्सेस की। इसके अलावा अगर बात करूं मैं ब्लैक मनी, अगर मार्केट के अंदर ब्लैक मनी जो है इसका इनफ्लो बढ़ जाए, ओके,
तो भी मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दिस डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रही है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाली। क्यों भाई, ब्लैक मनी जो है इसको जनरली लोग किस में यूज करते हैं, परचेजिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि आप इसका ट्रांजिशन इजी वे के अंदर कर नहीं सकते हो, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उसके अंदर। इस वजह से ज्यादा यूज जो है वो इसका किस में होता है, डिमांड इंक्रीज करने के अंदर। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, अगर भारतीय मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है ये अगर बढ़ जाए तो उस स्थिति के अंदर भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये 4-5 कारण है जिसकी वजह से क्या होती है, मार्केट में डिमांड इंक्रीज। और डिमांड इंक्रीज होने से होने वाली महंगाई कौन सी होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाली। या फिर आप कह सकते हो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इस वजह से भी क्या होगी, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ओके, वापस आइए, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा वृद्धि होना। ठीक है, इन वस्तुओं सेवाओं की मांग में बढ़ रही है पूर्ति की वजह से। ठीक है, ये भी आंसर। लेकिन अगला देख लेते हैं एक बार इसमें, उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि। उत्पादन लागत में वृद्धि वाली तो कौन सी हो जाती है भाई, कॉस्ट पुल वाली इन्फ्लेशन होती है। मांग का उत्पादन व पूर्ति की तुलना में कम हो जाना, मांग का कम हो जाने से तो कीमतें क्या होंगी, गिरेंगी भाई। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, वस्तु एवं सेवाओं की डिमांड जो है वो उसकी सप्लाई के कंपेयर में क्या हो जाए, बढ़ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आइए उसके बाद में, फिलिप्स का वक्र किसके बीच में संबंध है। फिलिप वक्र किसके बारे में बता रहा है भाई, फिलिप वक्र दो चीजों के बारे में बताता है। एक तो किसके बीच में, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर, और दूसरा जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। ओके, क्या बताता है भाई फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र के अनुसार क्या कहना है यहाँ पे कि जब जब यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो बेरोजगारी की दर है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फिलिप साहब का मानना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, ओके, उस स्थिति में जो उत्पादन करता है या जो प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता जो है उसको क्या होगा भाई, उत्पादनकर्ता को लाभ होगा। और अगर इसको लाभ होगा तो ये लाभ को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और इससे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या होंगी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर जो है वो क्या होगी, कम होगी, और रोजगार जो है वो नए क्रिएट होंगे। बेसिक सा मीनिंग है, देखो भाई, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ओके, कल को ये वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 105 रुपए। यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितने दर से बढ़ी है, 5% से। ठीक है, तो अगर ये कीमतें बढ़ी तो कीमतें बढ़ने से लाभ किसको होगा भाई, क्या तो सेलर को या फिर प्रोड्यूसर को। ठीक है, और प्रोड्यूसर को अगर ये लाभ हुआ, अगर एक वस्तु के ऊपर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, मोटा मोटा मान लेते हैं इसने करोड़ों वस्तुएं बेची, ठीक है, तो मोटा मोटा 5-10 करोड़ रुपए का इसको लाभ हुआ। अब 5-10 करोड़ रुपए का जो लाभ हुआ है इसके माध्यम से क्या करेगा, नई कोई फैक्ट्री लगाएगा, नया कोई प्लांट लगाएगा। नई फैक्ट्री जो प्लांट लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ओके, और इन्वेस्टमेंट करोगे नई फैक्ट्री प्लांट तो वहां पे नए लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगी, और नए लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगी तो देश के अंदर बेरोजगारी दर क्या होगी, वहां पे कम होगी। तो ये किसके बीच में संबंध बता रहा है, मुद्रास्फीति की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दूसरा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों में संबंध कैसा है भाई, नेगेटिव संबंध है। जब ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम होगी। ओके, और ये कम होगी तो ये क्या होगी, बढ़ेगी। अब आप इसमें देख सकते हो कहाँ पे, मुद्रास्फीति की दर व वास्तविक मजदूरी दर, नहीं, मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दर, ये दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा भाई, नेगेटिव रिलेशन होगा। ओके, इस चीज को भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 103, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किसका था, ये कथन किसका था भाई, किन्स का है। ओके, देखो एक तो बात की गई है रेट ऑफ इन्फ्लेशन की, ओके, और दूसरा जो है एक प्रकार से मुद्रा संकुचन, आप कह सकते हो रिसेशन वाली स्थिति को आप कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखें तो ज्यादा जो है संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किसका है। तो इसमें से कहा गया कि ज्यादा बुरा कौन सा है, तो ज्यादा बुरा कौन सा होगा भाई, जो आपकी रिसेशन वाली स्थिति होती है, मुद्रा संकुचन वाली जो स्थिति है वो ज्यादा बुरी है, ना कि इन्फ्लेशन वाली। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन वाली चीज जो है एक लिमिट से बाहर अगर इन्फ्लेशन जाती है तो वो नेगेटिव है। अगर कंट्रोल के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे भारत सरकार का टारगेट है कि टारगेटिंग इन्फ्लेशन कितनी हो, 4%। ठीक है, 4 प्लस माइनस कितना हो सकता है, 2। तो टारगेटिंग इन्फ्लेशन तक तो उत्पादन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होते हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ये तो फायदेमंद है किसी भी इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर कीमतें कम हो रही हैं,
सपोज दैट मैं कहूं किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है आज के दिन मार्केट में, और नेक्स्ट ईयर कीमत कम होकर कितनी हो जाए 90 रुपए, इससे जो उत्पादन करता है, उत्पादनकर्ता को क्या होगा भाई, नुकसान होगा। उत्पादनकर्ता को अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो कोई प्लांट फैक्ट्री उसमें से कुछ क्या करेगा, बंद, और बंद करने की स्थिति में जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, बाहर, वो बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हुए तो उनकी जो एक रेगुलर इनकम आ रही थी वो क्या हो जाएगी, बंद। तो एक प्रकार से वो गरीबी में धकेले जाएंगे, जिससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है, वो क्या आएगा, कम हो। इसलिए ज्यादा बुरी जो है वो कौन सी होती है, जो रिसेशन वाली स्थितियां हैं वो ज्यादा बुरी होती हैं, ना कि इन्फ्लेशन वाली स्थितियां। ओके, तो ये कथन किसका है भाई, किन्स के द्वारा ये कथन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आइए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 104, भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति मापने का आधार वर्ष क्या है। एक बेसिक सा पूछा गया आपसे, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है भारत में, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए आपका बेस ईयर होता क्या है। एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि भाई जो इन्फ्लेशन है क्या, ठीक है, इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, इन्फ्लेशन, महंगाई बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, आप एग्जांपल से अगर देखें तो, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई टी शर्ट है, वो मार्केट में 100 रुपए की है और नेक्स्ट ईयर कितने की हो गई है, 110 रुपए की, और बाकी वस्तुएं देखें ऑन एन एवरेज वो लगभग क्या चल रही हैं, स्थिर कीमतों पे चल रही है, तो ये महंगाई नहीं है। इसको आप किसी एक वस्तु में कीमतें बढ़ना या किसी एक सेक्टर विशेष की कीमतें बढ़ जाना, ओनली प्राइस राइज। ओके, अगर ऑल होल मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज कीमतें बढ़ रही हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, महंगाई बोलते हो। ठीक है, देन अब बात करते हैं ये महंगाई के मापन की। ओके, भारत में महंगाई मापन के जो सूचकांक हैं वो सूचकांक कितने हैं, दो सूचकांक है, एक है आपका WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कौन सा है, CPI। ओके, हालांकि एक और इंडेक्स होता है PPI प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स जो होता है, ठीक है, बट यहाँ इंडिया की बात करें अपन तो दो ही चीजें ली गई, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कौन सा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेलर स्तर के ऊपर, होलसेल के स्तर के ऊपर जो कीमतें बढ़ती हैं उसको तो आप क्या बोलते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर के स्तर पर कीमतें जो बढ़ती हैं उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, जहां तक बात करें जैसे कि जो आपके मंडीज होती हैं, गोदाम वगैरह है, बड़े होलसेलर व्यापारी हैं, वहां पर लास्ट ईयर की तुलना में कितनी कीमतें बढ़ गई हैं उसको क्या बोलते हो, WPI। लाइक दैट मैं कहूं कि एग्रीकल्चर मंडी है, सीकर मंडी, ओके, इसमें लास्ट ईयर अगर किसी एक वस्तु की कीमत आप रख लेते हैं, ओके, जैसे कोई एक भी सब्जी की कीमत की बात करें, आलू की कीमत बात कर लीजिए। ओके, आलू की कीमत लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 के अंदर 10 रुपए किलो थी और इस बार बढ़ के कितनी हो गई है, 12 रुपए किलो। कब है, अक्टूबर 2025 के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जो कीमतें बढ़ी ये 10 से कितनी हो गई है, 12, लगभग कितना, 20%। ठीक है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी, 20%। कहाँ पे चेक किया अपने, मंडी स्तर पे, बड़े गोदाम स्तर पे जो है। ठीक है, जब भी महंगाई की बात करते हो तो आप एक साल पीछे से कीमतों से कंपेयर करनी होती है और सेम मंथ की कीमतों से आपको कंपेयर करनी होती। ठीक है, यही अगर बात करें जो रिटेलर होते हैं या छोटे व्यापारी हैं, आपके गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं, वहां पर जो वस्तुओं की कीमतें लास्ट ईयर की तुलना में बढ़ी है उसको आप किससे मापते हो, CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बात करते हैं WPI जो है, WPI ज्ञात कौन करता है, तो भारत के अंदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा ज्ञात की जाती है, और इसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट के अधीन काम करेगी ये, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आपका डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। CPI की बात करें तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके लिए कार्य करती। ओके, और इसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, NSO, ओके, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस वाला। पहले अगर बात करें 2019 से पहले तो दो डिपार्टमेंट हुआ करते थे, एक तो CSO और दूसरा कौन सा था आपका, NSSO। इन दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया है और अब कौन सा है, NSO। तो CPI जो है वो कौन जारी करता है, जो NSO डिपार्टमेंट है। ओके, और ये किसके अधीन काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देन उसके बाद में WPI की बात करें तो WPI कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। इसके अंदर अगर बात करें तो एक तो कौन सा है, WPI प्राइमरी गुड्स, एक आपका होता है WPI मैन्युफैक्चरिंग आइटम, और एक है WPI फ्यूल आइटम्स। ओके,
जैसे अगर मैं बात करूं WPI प्राइमरी आइटम्स में कितनी 117 वस्तुएं हैं, WPI मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 564 वस्तुएं रखी गई हैं, और फ्यूल के अंदर कितनी है 16, टोटल कितनी होगी 697 आइटम्स। ओके, तो जो WPI है ये 3 प्रकार से निकालते हैं, कौन सी, WPI प्राइमरी गुड्स, WPI मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स और WPI फ्यूल आइटम्स। ठीक है, तीनों की निकाल के उसके बाद में ऑन एन एवरेज जो क्या निकाल दी जाती है WPI। ओके, इसमें आप देख रहे हो प्राइमरी गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होंगी गुड्स, और फ्यूल वाली कौन सी है गुड्स। इट मींस WPI काउंट करते वक्त ओनली फॉर ओनली किसको काउंट किया जाता है, गुड्स को इंक्लूड किया गया है। यही अगर आप CPI की बात करें हो तो CPI के अंदर गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और CPI जो है ये भी कितने प्रकार से है भाई, 4 प्रकार से। एक तो CPI कौन सी होगी, CPI यहाँ पे रूरल वाली होगी। ठीक है, एक कौन सी है CPI अर्बन वाली है, और एक आपकी कौन सी है CPI कंबाइंड वाली, रूरल प्लस अर्बन वाली। ठीक है, देन अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, हालांकि NSO की है, श्रम ब्यूरो जो आपका चंडीगढ़ है उसकी वाली CPI की अपन बातें नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा भी अलग से एक CPI जारी की जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों रखी। अब बात करते हैं बेस ईयर की, तो आपके यहाँ WPI का जो बेस ईयर है वो कितना है भाई 2011-12। ओके, और अगर CPI की बात करते हो तो इसका बेस ईयर कितना है 2012। बेस ईयर का मीनिंग है जहां से आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो बेस ईयर के अंदर आप अंक कितना मान लेते हो एक बार 100, उसके बाद में जितनी ग्रोथ हुई है उसके अनुसार आप काउंट आगे करते हो। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया दिस। एक और अगर अपन बात करें तो भारत में इन्फ्लेशन मापने का जो मेजर इंडेक्स है वो मेजर इंडेक्स कौन सा है भाई CPI। ये CPI कब से बनाया गया मेजर इंडेक्स, आफ्टर 2014। ओके, 2013 के अंदर एक कमेटी बनती है, कौन सी, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भारत में जो महंगाई का मापन है वो WPI के स्थान पे मुख्य रूप से किस पे करना चाहिए, CPI को मेजर इंडेक्स बनाइए। हालांकि दोनों मापे जाते हैं, WPI CPI दोनों के डाटा आते हैं हर मंथ। ठीक है, बट अब मेजर इंडेक्स जो है वो कौन सा हो गया CPI, और पहले कौन सा हुआ करता था WPI वाला। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए दोनों इंडेक्स WPI एंड CPI। ओके, अभी जैसे कि अभी वर्तमान में तो WPI है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है WPI की जगह नए जो इंडेक्स है उसकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। वो कौन सा है PPI, प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स, जो कि प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर कीमतों को ज्ञात करने का काम है करता है। ठीक है, इसमें देखो खास बात यह है कि आप जब WPI और CPI की बात करते हो इनमें टैक्स का इफेक्ट जुड़ा होता है। ओके, जब आप प्राइस को कंपेयर करोगे तो इसमें शामिल क्या रहता है, टैक्सेस। तो अगर टैक्सेस बढ़ते हैं इस वजह से भी कीमतें बढ़ सकती हैं। ओके, तो वास्तविक इन्फ्लेशन की स्थिति को नहीं दिखाता है। ठीक है, बट यहाँ PPI की बात करते हैं प्रोड्यूसर स्तर के ऊपर, यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें टैक्सेस को शामिल नहीं किया जाता। ओके, इसलिए WPI की तुलना में ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है PPI। ठीक है, और साथ में WPI में ओनली गुड्स है, लेकिन PPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल किया जाता है। जनरली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज WPI की जगह ज्यादा तवज्जो किसको देती हैं, PPI को। ओके, नेक्स्ट आइए वापस। हाँ, यहाँ अपन बात कर रहे थे किसका, बेस ईयर कितना हो गया 2011-12। ओके, देखो मेरी कोशिश है कि आपके ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा टॉपिक जो है वो आपको एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। ठीक है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो सॉल्यूशन देखने, ठीक है, तो जनरली क्या है भाई आप आंसर की के माध्यम से भी वहां से क्वेश्चंस का आंसर लगा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखने के लिए आ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो उससे कुछ बेनिफिट आपको मिलने चाहिए। उसके अंदर बेनिफिट क्या हो सकता है भाई, एक ये बेनिफिट कि इसके सॉल्यूशन के साथ साथ अगर पूरा टॉपिक अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर आपके लिए होता है। इसलिए थोड़ा लेंथी जो है वो आपका इस वजह से करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आए उसके बाद में गर्म मुद्रा की बात करते हैं, हॉट मनी जो है। ओके, हॉट मनी, देखो इस बार तो ये हिंदी में लिखे हुए हैं सारे, मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो हो उसके अंदर स्लाइड आपकी साथ में उसमें भी क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर भी स्लाइड से रखी जाए, क्योंकि यहाँ कई जो क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमी के अंदर टर्म जो है वो थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा इजी होती हैं समझने के लिए। ओके, यहाँ किसकी बात की गई, हॉट मनी की। जनरली हॉट मनी क्या होती है, हॉट मनी वो होती है जिसका ट्रांजिशन जो होता है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही कम होता है। ओके, जैसे कि अगर बात करें ये वर्ड जो है ये मुख्य रूप से शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, कौन से वाला, FPI वाला, उसके लिए ज्यादा यूज होती है। ओके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, हॉट मनी वर्ड।
ओके, ज्यादा मुख्य रूप से होता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टर्स हैं, ओके, ये बहुत जल्दी तो आते हैं, जब भी इनको संभावना लगे कि भारतीय शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो स्पीडली यहाँ पे आजकल तो ऑनलाइन वाला हो गया, तो एक बाई के क्लिक के साथ में आप तुरंत एंटर कर सकते हो। और जब भी आपको मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल लगती है, आपको लगता है यार गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ी चेंज हो रही है, या समाज के अंदर कोई सिनेरियो चेंज हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां कुछ अलग हो रही हैं, ग्लोबल सिनेरियो में कोई परिवर्तन आया है और इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो ये लोग तुरंत एक क्लिक के साथ में यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर होते हैं। यानी इनका आना भी बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी आते हैं और निकलते भी बहुत ही जल्दी हैं। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, कौन सा? हॉट मनी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वहाँ पे आप बेसिक सा कह सकते हो कि उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा। ओके, दूसरा अगर यहाँ बात करें, ठीक है, इस जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अनुसार, जिसका बाह्य मूल्य तेजी से बढ़ रहा हो, जिसका बाह्य मूल्य तेजी से गिर रहा हो, जो कागज की बनी हुई हो, इसमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है हॉट मनी की फॉर्मेट में, इट मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। बैंक के नगद अनुपात कोष में वृद्धि होने पर, ओके, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बैंक का नगद जो कोष अनुपात है वो होता क्या है। ठीक है, एक टर्म है कौन सी, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, ये देखो। ठीक है, सपोज दैट मैं कहूं एक बैंक है B1, ओके, इस बैंक B1 के अंदर कोई डिपॉजिटर आया अपने पैसे जमा करने, लाइक दैट कितने, 100 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करवाने ये आया है। ओके, तो क्या ये बैंक पूरे रुपए 100 के 100 रुपए आगे क्रेडिट क्रिएट करने के अंदर यूज कर सकता है? क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग लोन देने के अंदर, साख सर्जन के अंदर, क्या ये ऐसा कर सकता है? नहीं। आरबीआई कहती है नहीं भाई, ऐसा नहीं करो। ओके, ऐसा क्यों नहीं करोगे? देखो, जैसे सपोज दैट मैं किसी भी अकाउंट में, मान लेते हैं एक बार कौन सा, FD अकाउंट मान लेते हैं, जिसको आप ज्यादा स्टेबल मानते हो। ठीक है, FD अकाउंट को मान लेते हैं। FD अकाउंट के अंदर मैंने मेरे अकाउंट में बैंक में 100 रुपए जमा करवाई, और जब FD करवाई तो एक फिक्स टाइम पीरियड था, सपोज दैट इसका मेच्योरिटी पीरियड कितना रखा था मैंने, 2 ईयर्स। ओके, बैंक को लगा यार ये पैसा 2 साल तक मेरे पास पड़ा है, ओके, तो मैं इस पैसे का यूज कर सकता हूं कैसे भी, आगे कमाया जाए, क्योंकि इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट भी तो देगा, तो बैंक को कुछ तो कमाना पड़ेगा इधर आगे। तो बैंक ने आगे किस पे दे दिया, लोन पे। लोन पे कितने सालों के लिए दे दिया, 2 सालों के लिए। ओके, क्योंकि पता है 2 साल तक तो नवीन वापस मांगने आएगा नहीं ये कस्टमर। बट अगर मुझे इमरजेंसी हो गई तो ये पैसा कभी वापस लेने आ सकता हूं। ओके, बैंक में जो चारों अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे RD रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे FD, 4 प्रकार के अकाउंट है। ये 2 डिमांड डिपॉजिट है और ये दोनों कौन सी है, टाइम डिपॉजिट। ओके, आप किसी में भी पैसा क्यों ना जमा करा रखा हो, आप कभी भी अपना पैसा वापस से ले सकते हो। इनमें तो पूरी तरह वैसे ही छूट है। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो शर्तें आपको पहले से तय थी इंटरेस्ट रेट की, बस शर्तें वो नहीं मिलेंगी अब, बट आपको पैसा जरूर वापस मिलेगा। ओके, तो अगर आप अचानक से वापस लेने आ गए और बैंक ने पूरा पैसा आगे क्रेडिट क्रिएशन में दे दिया, तो बैंक के पास तो लिक्विड मनी नहीं है, कहां से पेमेंट करेगा। ओके, बैंक चाहे कि आगे इस कस्टमर से जिसको 2 साल के लिए लोन दिया है इसे वापस लेके आएगा समय से पहले ना, समय से पहले इसके पास बैंक जा नहीं सकता। ओके, ये तो टाइम पूरा होने पर ही वापस लौटा सकता। इसलिए अगर इसके पास लिक्विड मनी होगी तो फाइनली बैंक को हाथ खड़े करने पड़े, यानी अपने आप को शो करना पड़ेगा डिफॉल्टर। ओके, तो बैंक क्या हो जाएगा उस स्थिति में, डिफॉल्ट। तो आरबीआई ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास में हमेशा एक लिक्विड मनी होनी चाहिए, एक मात्रा विशेष के अंदर लिक्विड मनी होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं कहूं कि आरबीआई ने कह दिया कि 10% आपके पास में क्या होनी चाहिए, लिक्विड मनी। इट मीन्स जितना भी डिपॉजिट आए उसमें से 10% पैसा तो आपको अपने पास कैश में रखना है, बाकी आप लोन देने के लिए काम में ले सकते हो। और आरबीआई ने यहां तक कहा कि ये 10 पैसा जो है ये किसके पास जमा करवा दीजिए, आरबीआई के पास। ओके, और आरबीआई बदले में इस पर कोई वो नहीं देगी, ब्याज वगैरह नहीं चुकाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि आरबीआई तो एक फैसिलिटी दे रही है कि कल को अगर आपको इमरजेंसी हो जाए लिक्विडिटी क्राइसिस का, तो फिर आरबीआई इस पैसे का यूज करने की परमिशन देगी। ये जो डिपॉजिट आपने रखा लाइक दैट कितना, 10 रुपए, इसको आप क्या बोलते हो, CRR। प्रैक्टिकली ये पैसा आरबीआई के पास में नहीं जाता है, उसी बैंक की जो ट्रेजरी है उसी के अंदर रखा रहता है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि ये पैसा किसके पास जाना चाहिए, आरबीआई के पास। ओके,
भारत में वर्तमान में कितना है भाई 4%। इसके अंदर आने वाले 2-3 सालों के अंदर लगातार कमी करने की बात गवर्नमेंट के लास्ट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी आरबीआई की, अभी 2-3 दिन पहले गई, इससे 2 महीने पहले वाली जो थी उसके अंदर बातें कही गई थी। ओके, हाँ अब आइए भाई, अब मैंने कहा जैसे कि अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको देख लेते हैं। अपने पास एक एग्जांपल देखते हैं, बैंक B1 है, इसके अंदर 100 रुपए डिपॉजिट हुए। ओके, एक बार इसका CRR मान लिया जाए कितना है 10%, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ओके, इट मीन्स ये आगे कितने रुपए दे सकता है 90 रुपए दे सकता है लोन के ऊपर। तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होगी वो कितने रुपए से आएगी 90 रुपए की आएगी। ओके, अब देखते हैं बैंक के नगद अनुपात कोष में वृद्धि होने पर आरबीआई ये कह दे कि CRR जो है इसको बढ़ाइए, बढ़ा के कितना कर दिया जाए 15%, तो फिर बैंकों के लिए क्या अनिवार्य हो जाएगा भाई, ये 100 रुपए जब भी डिपॉजिट आएंगे उसमें से अब 90 रुपए नहीं दे सकता ऋण पे, कितने दे सकता है मात्र 85, क्योंकि 15 रुपए जो है या 15% जो है वो किस में रखने पड़ेंगे CRR में। ओके, तो मार्केट में अब कितना गया 85 रुपीज। इट मीन्स मार्केट के अंदर अब जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी पहले कंपेयर में कम होगी। तो जब जब CRR बढ़ेगा तो मार्केट की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, CRR कम होगा तो मार्केट की लिक्विडिटी क्या होगी बढ़ेगी। पहले बैंक 90 रुपए तक लोन दे सकते थे, अब बैंक जो है वो कितना लोन दे सकता है 85। तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, कब, जब CRR को क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए। ओके, अब आइए, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, वृद्धि थोड़ी ना होगी कमी होगी इसके अंदर, तो ये बुद्धि क्या वृद्धि होता है। मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई कमी हो गई, मुद्रा की पूर्ति का कम हो जाएगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो आंसर सी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ओके, आपको यहां दे रखा है सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहां बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन सा है भाई आरबीआई है, ठीक है, बैंकों का माई बाप जो है। ओके, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, देखो सर ने आपको क्लासरूम के अंदर कुछ आरबीआई के फंक्शंस लिखवाएंगे कि आरबीआई के क्या क्या काम है, लाइक दैट नोटों का निर्गमन करना, ठीक है, करेंसी जो होती है करेंसी को इश्यू करने का काम हो गया, ठीक है, देन करेंसी प्रिंट वगैरह का काम जो है वो भी आरबीआई का है, ठीक है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जो है बनाने के मार्केट में उसकी, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी आजकल कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है। ओके, ये काम इसको दे दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। इसके अलावा और बात करें तो आपने लिखा होगा कि बैंक्स एंड गवर्नमेंट का बैंकर के रूप में भी काम करता है। ओके, या बैंकों के लिए बैंक का कार्य करना, दूसरा गवर्नमेंट के लिए डोमेस्टिक मार्केट के जो लोन है उनके अरेंज करने का काम भी करता है, ठीक है। अदर अगर आप फंक्शन का बात करते हो क्लियरिंग हाउस वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये सब क्या है आरबीआई के कार्य। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट कार्यों की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो आरबीआई क्या करती है मार्केट की लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल करने का काम है करती है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ भाई कौन सा काम हो गया लिक्विडिटी कंट्रोल। लिक्विडिटी क्या होती है भाई मार्केट के अंदर जो कैश होता है ना, जैसे सपोज दैट ये जयपुर का मार्केट है। ओके, जयपुर मार्केट के अंदर 100 करोड़ रुपए है कैश इन हैंड वाला। ओके, उसको क्या बोलते हैं मार्केट की लिक्विडिटी। ओके, मार्केट में लिक्विड मनी कितनी होगी इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है आरबीआई का। और आरबीआई मार्केट की लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार के उपाय जो है उनका सहारा लेती है। कितने प्रकार के उपायों का सहारा लेती है भाई 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके कौन से होंगे क्वांटिटिव मेजर्स और दूसरे कौन से होते हैं क्वालिटिव मेजर्स। एक तो गुणात्मक उपाय हैं और दूसरे कौन से हैं मात्रात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय जिसके अंदर डायरेक्ट जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसको क्या किया जाएगा कम या ज्यादा किया जाएगा। लाइक दैट मार्केट में वर्तमान में 100 करोड़ रुपए है। ओके, मार्केट की लिक्विडिटी, इसको बढ़ा दिया जाए 100 से 120 150 करोड़ या कम कर दो 90 करोड़ 80 करोड़। ये उपाय जो होंगे कौन से होते हैं क्वांटिटिव। दूसरा क्वालिटिव, क्वालिटिव के अनुसार यहां पे फोकस किया गया लिक्विडिटी जो है उस जो मार्केट में कैश है उस कैश का यूज करने का जो तरीका है, ठीक है, उसमें चेंजेस कर दिए जाए, कौन कितना किस सेक्टर के अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वांटिटी वालों की बात करें, इसके अंदर आप पढ़ के आए होंगे, एक तो कौन सा बैंक रेट आपने पढ़ा होगा,
रेपो रेट आपने पढ़ा होगा, रिवर्स रेपो रेट आपने पढ़ा, ठीक है, या सीआरआर वाले जो हैं, ठीक है, सीआरआर हो गया, अभी हमने सॉरी रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर, ठीक है, या सीआरआर वाले हो गए, एसएलआर वाला हो गया, एमएसएफ रेट हो गई, ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस वगैरह हो गए, ओके, ये सब जो है ये आपके कौन से हैं, क्वांटिटेटिव वाले, ओके। क्वालिटी वालों के अंदर बात करें तो 3-4 आपने चीजें पढ़ी होंगी, जिसके अंदर एक तो क्या होता है भाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओके। दूसरा अगर बात करें अपन तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ओके, और मोरल सजेशन या डायरेक्ट एक्शन जो है ये भी क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव, ओके। अब बात करते हैं, देखो इसमें कहा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे तो ये जो तीनों ही दे रखे हैं वो तीनों के तीनों किसके हैं, आरबीआई कार्य, ठीक है, सरकार का प्रतिनिधि, ओके, क्योंकि देखो आरबीआई जो है वैसे तो एक नेशनलाइज्ड बॉडी है, 1935 में जब स्थापना हुई तब तो ये कौन सी थी, प्राइवेट सेक्टर की, बट आजादी के बाद में 1949 के अंदर गवर्नमेंट ने इसका क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन, ठीक है। मॉनेटरी मार्केट के अंदर अगर बात की जाए, ठीक है, मनी मार्केट में तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, ओके। दूसरा नोट निर्गमन, भारत में जो करेंसी नोट है, 1 रुपए का नोट छोड़ के इसके अलावा जो नोट है 2 से लेकर के 500 तक के, वो सभी कौन इश्यू करता है भाई, आरबीआई करती। 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वो कौन करता है, उनको 1 रुपए के नोट का प्रिंट भरना, ठीक है, या फिर जो सिक्के हैं उनको ढालने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। मार्केट में तो उनको भी किसके द्वारा लाया जाता है, आरबीआई के द्वारा ही। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है उसको तैयार करके किसको देना, आरबीआई को। आरबीआई मार्केट में लेकर के आएगी उसको, और किसके थ्रू लेके आएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ओके। दूसरा जो 2 रुपए और इससे ऊपर के नोट जो हैं 500 तक के, ये सारे नोट जो है वो कौन प्रिंट करवाता है, आरबीआई, और इसको मार्केट में लाने का काम भी किसका होता है, आरबीआई का। जैसे आरबीआई के पास में 4 देश में 4 स्थानों पे क्या है अपनी प्रिंटिंग प्रेस, कौन कौन से स्थानों पे भाई, जैसे अगर मैं बात करूं तो उत्तर या मध्य भारत के अंदर तो एक जगह कौन सी पड़ती है, देवास एमपी वाली। इधर पश्चिमी वाले की तरफ बात करते हो तो कौन सी आती है, नासिक, ठीक है। और एक जो आप पूर्वी भारत में बात करो तो कौन सी है, सालबोनी, कौन सी जगह है, सालबोनी, जो कहां पड़ती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और एक जो है ये आप सभी क्या बताओगे कमेंट बॉक्स में, या चलो मैं लिख ही देता हूं कौन सी है, मैसूर जो है वो एक और प्रिंटिंग प्रेस। यानी ऐसा याद भी रखना हो तो इसको आप इस प्रकार से बना करके चारों डायरेक्शन के अंदर दे सकते हो। एक तो साउथ इंडिया में मैसूर वाला हो गया, पूर्वी भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में सालबोनी, पश्चिमी वालों की तरफ इधर महाराष्ट्र में नासिक, और नॉर्थ एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, मध्य भारत जैसे पार्ट है, ठीक है, यहां से अगर बात करते हो मध्य प्रदेश में तो वो कौन सा आता है, देवास वाला, ठीक है। ये भी है, ये भी है। और बैंकों का बैंक, ओके, बैंकों का बैंक का मतलब, ठीक है, भारत में बैंकों को लाइसेंस जारी करने हो, ठीक है, बैंकों को लोन वगैरह देना हो, उनके एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स को कंज्यूम करने हो, ठीक है, ये जो काम है वो किसका है, आरबीआई का तो है, ओके। तो ये भी हो गया। अगला कौन सा है, साख का नियंत्रण, ओके। साख का नियंत्रण से तात्पर्य क्रेडिट कंट्रोल, मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल, क्योंकि क्रेडिट के माध्यम से क्या कंट्रोल करनी होती है, लिक्विडिटी, ओके। तो चारों ही काम है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिक्विडिटी वाला, ओके, क्योंकि लिक्विडिटी के माध्यम से ही भारत की चाहे रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें या इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह जो है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो किसके माध्यम से कंट्रोल होती है, क्रेडिट जो कंट्रोल है इसके माध्यम से। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है आपका, साख का नियंत्रण, ओके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 108, नोट छापने का एकाधिकार किसके पास में है, ये अभी हमने बात की, किसके पास में है भाई, आरबीआई के पास में है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, कब से है भाई, जब से आरबीआई बना उसी टाइम से बाद में आरबीआई को दे दिया गया था। लेकिन नोट कौन से वाले नोट छापने, 2 रुपए से, अभी बात करके 2 से लेकर के 500 तक वाले हैं, वो कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट आई, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जनरली मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का यूज किसमें करते हैं अपन, 2 वस्तुओं के ट्रांजिशन अगर आपको जो करना है, एक दूसरे लेन देन जो करने होते हैं, लेन देन के लिए किसका यूज किया जाता है, मुद्रा का यूज किया जाता है। और दूसरा, किसी वस्तु की वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू डिसाइड करने, एक तो वैल्यू डिसाइड मुख्य रूप से, और दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, लेन देन का जो स्रोत, ओके। क्योंकि मुद्रा से पहले जो बाटा सिस्टम है,
बाटा सिस्टम की कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, सर ने आपको क्लासेस के अंदर करवाई होगी कि भाई उसके अंदर आप दो वस्तुओं का आप कंपेयर अगर कन्वर्जन कर रहे हो तो उसमें कंपेयर कैसे करें कि एक मोटरसाइकिल है उसके बदले में कितना गेहूं, ठीक है, या कितना चावल, ठीक है। तो ये कंपेयर करना उसका आसान नहीं होता था, वैल्यूएशन करना आसान नहीं था। और जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ वस्तु है, सामने वाले को उसी की रिक्वायरमेंट हो या सामने वाले के पास जो है वो आपके के पास रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो उसकी लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद में क्या है भाई, जो करेंसी सिस्टम वाला, करेंसी सिस्टम के सबसे दो अच्छे जो फायदे हैं, ठीक है, उसमें एक तो क्या भाई, इजी वे के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू डिसाइड की जा सकती है और लेन देन जो है इससे क्या हो गया, आसान। और इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, अच्छी, ठीक है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका था, वाकर का स्टेटमेंट है। ये एक बेसिक आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सी याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट आइए, सर्वाधिक तरल मुद्रा है, ओके, हाईएस्ट लिक्विडिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी बात की गई। देखो आपको यहाँ पे मनी सप्लाई के कुछ टर्म्स दे रखी हैं, M1, M2, M3 एंड M4, ओके। इनमें से आपसे पूछा गया है सर्वाधिक तरल मुद्रा। जनरली जो लिक्विडिटी का ऑर्डर होता है, लिक्विडिटी का ऑर्डर कैसे होता है भाई, दिस M1 हाईएस्ट लिक्विड, देन उसके बाद में M2, देन M3, देन M4। अगर इसमें हाई पावर्ड मनी की ओर बात कर ली जाए साथ में, तो M नोड जो होता है वो हाईएस्ट लिक्विड होता है, ओके, जिसको आप क्या बोलते हो, हाई पावर्ड मनी। लेकिन यहाँ M नोड की तो बात है ही नहीं, इन चार की बात की गई है, तो कौन सा आ जाएगा, M1, ओके। जैसे अगर बात भी करें कि M1 है क्या, तो M1 का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसके अंदर क्या था भाई, एक तो कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, ओके। ये तीन चीजें हैं। दूसरा अगर बात करो M2, तो M2 के अंदर क्या आ जाएगा भाई, एक तो M1 प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है ऑफ पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट्स की बात की गई है उसके बाद में, ठीक है। देन M3 की बात करें तो M3 में क्या आता है आपका यहाँ पे, कौन सा भाई, M1 प्लस, ठीक है। अगला कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, ओके। तो अगला जो है वो आपका कौन सा हो गया, टाइम डिपॉजिट्स वाला, ठीक है। देन उसके बाद में करो M3 वाला, इसमें कौन सा आ गया, ओल्ड डिपॉजिट्स ऑफ ए पोस्ट ऑफिस। देखो जनरली एक तो कैश इन हैंड, ये तो कंप्लीट लिक्विड है, इसकी तो बात ही नहीं। आरबीआई वाले अदर डिपॉजिट, ये भी लिक्विड फॉर्मेट के अंदर है। बात आती है कि आपके पास में ये जो चार प्रकार के डिपॉजिट दे रखे हैं, जिसमें एक तो कौन सी है, बैंक्स डिपॉजिट, और दूसरी कौन सी है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। इसके आधार पे आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा लिक्विड है। तो जिसमें ज्यादा कैश होंगे या कैश इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो ज्यादा लिक्विड होगा भाई, ओके। जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में दो प्रकार के डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस में दो। बैंक में कौन कौन से, एक तो डिमांड डिपॉजिट है और दूसरे कौन से हैं, टाइम डिपॉजिट। ऐसे यहाँ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की बात करूं अगर मैं, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। इसमें कौन सा आएगा, आरडी एंड एफडी, ओके। तो मुझे बताओ कि डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड है या फिर टाइम डिपॉजिट। जनरली आप देखते हो टाइम डिपॉजिट है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट करवाए जाते हैं। एफडी आप करवाते हो तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करवाते हो ना, 2 साल 5 साल तक पैसा सेव रहे, आने वाले फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होगी तब काम में लेंगे, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये जो करंट अकाउंट है ये तो वैसे ही बिजनेस एंटिटीज के होते हैं, जिनको दिन भर के अंदर 15 20 50 हजारों जगह ट्रांजेक्शन करना होता है, यहाँ पेमेंट करना है, यहाँ से पेमेंट आ रहा है, ऐसे वाले हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट के अंदर भी आप महीने भर के अंदर 5-10 बार जो 5-4 बार अकाउंट का ट्रांजेक्शन करते ही हो कम से कम, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली लिक्विड किसके पास में, कैश के आसपास है, इजीली कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं ये अगर कोई रिक्वायरमेंट ना आए, इमरजेंसी ना आए, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए किस में रहते हैं, डिपॉजिट्स में। तो ज्यादा जो लिक्विड होगा वो कौन सा होता है, डिमांड डिपॉजिट, ना कि टाइम डिपॉजिट, ओके। ये तो क्लियर होगी। दूसरा बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात करो तो मुझे बताओ पोस्ट ऑफिस की तुलना में बैंक क्या है, ज्यादा लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। बैंकों में लेन देन चलते रहते, पोस्ट ऑफिस में आप कभी कभार करते हो, सालों 2 साल के अंदर जा जाके। आजकल तो इनका वर्चस्व नाम मात्र का हो गया, ज्यादा सी लेन देन इनके बचा ही नहीं, ओके। इसमें जनरली नेशनल सेविंग स्कीम वाले जो प्लान है वो चलते रहते हैं आजकल इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, ज्यादा लिक्विड जो है वो कौन सा हो गया, M1,
ओके, देन उसके बाद में M2, देन उसके बाद M3 और देन लास्ट में कौन सा होता है, M4। नेक्स्ट आइए, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखो भारत में टोटल नेशनलाइज्ड बैंक जो है ये कितने हैं भाई, 11 + 1, टोटल कितने हैं, 12। ओके, 11 + 1 क्यों लिखा है, ये एक कौन सा है भाई, आपका SBI है। ओके, और SBI जो है वो पार्सली नेशनलाइज्ड है, आंशिक राष्ट्रीयकृत है। तो पहले देखो, सॉरी एक बार आपको देखिए, पहले जो वर्ड है राष्ट्रीयकृत, क्योंकि पहले इसका मीनिंग देखे अपन, बाद में बात करेंगे, बात तो बाद में समझ में आए आपको। राष्ट्रीयकरण होता क्या है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है नेशनलाइजेशन, एक तो नेशनलाइजेशन है, और दूसरा वर्ड जो है वो कौन सा होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा वर्ड कौन सा है, डिसइन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा राइटिंग का आप देखिए, क्योंकि मेरी राइटिंग ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए मेरे बोलने के साथ में उसको लिंक कर पाओ, ठीक है। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें, राष्ट्रीयकरण का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर लेती है। जैसे मैं कहूं, सपोज दैट तुम्हारे पास में जमीन है तुम्हारी, और गवर्नमेंट ने ये जमीन आपसे अधिग्रहण कर ली है, सरकार की हो गई है। ओके, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, नेशनलाइजेशन। ओके, इट मींस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, कौन है, गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाएगा, नेशनलाइजेशन। और जस्ट इसका उल्टा, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी से तात्पर्य किसका भाई, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इस जैसे लाइक दैट आपका एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो ये जो प्रोसेस है, किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को, इस प्रोसेस को आप नाम क्या देते हो, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, विनिवेश। जैसे आज के दिन में BSNL सरकारी कंपनी, कल को सरकार इसको बेच दे, आपको बेच दे, मेरे को बेच दे। ओके, हाँ मैं चाहता हूं मेरे को बेच दे तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे नेशनलाइजेशन। अब बात करें कि भारत के अंदर जो वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के बैंक है टोटल, ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक से तात्पर्य वे बैंक जिनमें गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग मोर देन कितनी हो, 51%, या मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग जो है वो किसकी चाहिए, गवर्नमेंट की। पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में टोटल 12 हैं। इन 12 में से 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और एक जो है वो कौन सा है, पार्सली नेशनलाइज्ड बैंक, आंशिक राष्ट्रीयकृत बैंक। तो टोटल कितने हैं, 12। और ये एक जो है वो कौन सा है, SBI है। SBI को मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आंशिक राष्ट्रीयकृत है। आंशिक राष्ट्रीयकृत से तात्पर्य, जब आजादी के बाद 1955 के अंदर SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम दिया गया SBI, इससे पहले एक बैंक हुआ करता था, कौन सा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखो थोड़ा सा अगर अपन SBI का इतिहास देखें, तो मैं यहां पे एक बार थोड़ा पीछे आता हूं। भारत में इतिहास में 3 जो पुराने बैंक है, एक बैंक है बैंक ऑफ बंगाल 1806, एक है बैंक ऑफ बॉम्बे, ओके 1840, एक है बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये 3 बैंक कभी खुले थे, और ये जो 3 बैंक थे ये किसके द्वारा खोले गए थे, रेजिडेंसीज के, जो रियासतें होती थी उन रियासतों के द्वारा अपने अपने इलाके के अंदर, ठीक है। या फिर मैं कहूं ये जो उस टाइम के ब्रिटिश प्रोविंस जो थे, ठीक है, ब्रिटिश एंटिटी थे, इनके द्वारा इनको स्थापित किया गया था। इनके बाद में 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों क्या कर दिया गया, मर्जर। और मर्जर करने के बाद में इसका नया नाम जो रखा गया और बड़ा बैंक जो बना उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये काम कब हुआ, 1921 के अंदर। जैसे देश आजाद हुआ, आजादी के बाद गवर्नमेंट को 5-7 सालों में फुर्सत मिली, तो गवर्नमेंट ने इसका क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन, और इसका नया नाम जो है वो क्या दे दिया गया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये काम कब हुआ, 1955 के अंदर। ओके, दूसरी खास बात इसके अंदर क्या है कि भाई ये जब स्टार्टिंग में स्थापित हुए, ओके, तो इनमें पहले से कुछ प्राइवेट हिस्सेदारी थी। जैसे लाइक दैट कह दूं मैं कि 20% इसमें प्राइवेट हिस्सेदारी थी, सॉरी 20% गवर्नमेंट हिस्सेदारी थी, और बाकी किसके थे, प्राइवेट सेक्टर के। तो 20% तो गवर्नमेंट खुद की थी,
इसको तो खरीदने की आवश्यकता नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर के पास में 80% शेयर होल्डिंग थी, इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली नेशनलाइजेशन। लेकिन इसमें 20% तो थी खुद के पास, उसको नहीं किया, वो तो पहले से है, इसलिए इसको नाम क्या देंगे? पार्सली नेशनलाइज्ड, आंशिक राष्ट्रीयकृत बैंक। और सबसे बड़ा बैंक जो है आज के दिन में, अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करें तो वो आपका कौन सा है भाई? एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर वालों। प्राइवेट वालों के अंदर एचडीएफसी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की कौन सी गुणात्मक नियंत्रण विधि है? हम अभी पीछे बात कर चुके हैं, दो प्रकार की विधियां हैं, एक तो कौन सी है भाई? मात्रात्मक, और दूसरी कौन सी है? गुणात्मक। मात्रात्मक के अंदर कौन कौन सी आएंगी भाई? लाइक दैट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, CRR, SLR, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, या फिर आप क्या बात कर सकते हो? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब कौन सी हैं? आपके मात्रात्मक वाली। गुणात्मक वालों की बात करें तो कौन सी इसमें? मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा बोलिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मोरल सजेशन एंड डायरेक्ट एक्शन। ओके, अब आ जाओ, कौन सा पूछा है? गुणात्मक नियंत्रण विधि है। हाँ, तो बैंक रेट क्या है भाई? ये तो कौन सी है? मात्रात्मक। CRR में परिवर्तन कौन सा है? मात्रात्मक। और चयनात्मक साख नियंत्रण, ये एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको? गुणात्मक विधि। ओके, इसी को बोलते हैं गुणात्मक। हालांकि देखो इसमें गुणात्मक के नाम नहीं लिख रखे हैं कोई से भी। ओके, नाम होने चाहिए थे। ये चयनात्मक साख नियंत्रण है, ये गुणात्मक का ही नाम होगा उसमें। ओके, इसलिए आंसर जो है वो आप कौन सा करना पड़ेगा? चयनात्मक साख नियंत्रण। ओके, वैसे तो इसका देना चाहिए था इनमें से कोई ऑप्शन, ठीक है, ये तो नाम ही वापस से इसके अंदर दे दिया गया है। वापस से ये भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण है। भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो कौन है भाई? मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है? हालांकि आजकल तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसके अंदर कितने मेंबर हैं भाई? 6। 3 किसके हैं? आरबीआई के, और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक साथ 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब किया गया? भारत में 2 चरणों के अंदर बड़े स्तर पर राष्ट्रीयकरण हुए। ठीक है, और दोनों चरण किसके समय हुए थे? ये मैडम इंदिरा गांधी के समय में। एक तो हुआ था 1969 के अंदर, और एक था 1980 के अंदर। 1969 के अंदर जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी, नई 1-2 साल ही हुई थे। ठीक है, और वैसे तो कह सकते हैं भाई इनका मोटिव तो ये था कि हम प्राइवेट बैंक जो हैं इनको सरकारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट वाले जो हैं ये गांवों के अंदर ब्रांचें नहीं खोल रहे। ग्रामीण एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण एरिया की जो आबादी है, जो भारत की मूल आबादी आज के दिन में फिर भी 70% के आसपास गांव में रहती है, उस टाइम तो लगभग पूरी आबादी कह सकते हो 80-90% आबादी गांव में रह रही थी। इंदिरा जी का कहना था कि भाई भारत की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? गांवों में, लेकिन ये बैंक जो है प्राइवेट, ये गाँव में अपनी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इन बैंकों को अपने अंडर में लेकर के उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र तक भी बैंकों का विस्तार किया जाए, इन गाँव में भी वित्तीय समावेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। ऐसा किसका कहना था? इंदिरा जी का। इस उद्देश्य से, हालांकि इसके पीछे मोटिव जो है वो एक पॉलिटिकल मोटिव कह सकते हो आप, जनता को खुश करने वाला भी। ऐसे जो काम होते हैं जैसे सरकारी करना, गवर्नमेंट अगर नई वैकेंसी वगैरह अनाउंस कर दे, सरकारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती, वो भारतीयों को भाता है। ठीक है, जब भी भारत सरकार अगर किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है तो सभी खुश होते हैं। हालांकि वो नहीं देखते हैं कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कई लोगों को रोजगार दे रहा था। ओके, बट ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो आपके अनुसार हो सकते हैं। ओके, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1969 के अंदर, उस टाइम मैडम जी ने 14 बड़े बैंक जो थे, ठीक है, जिनकी पूंजी जो है कितनी थी? 500 करोड़ से अधिक की, उन बैंकों का क्या कर दिया था? सॉरी 50 करोड़ से अधिक जो पूंजी वाले, ठीक है, उनका क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन। ठीक है, देन उसके बाद में 1980 में जब वो दोबारा आई चुनाव जीत करके, तब उन्होंने क्या किया? 6 और बड़े बैंक जो रह गए थे जिनकी पूंजी कितनी थी? मोर देन 200
करोड़, इनका भी क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन, और ये भी किसमें कन्वर्ट कर दिए गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। ओके, तो ये कब है, 1969, जुलाई 1969 के अंदर। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं मनी सप्लाई के चार कौन कौन से भाई, M1, M2, M3 और M4। पहले अपन बात कर रहे थे लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या है, दिस M1 हाईएस्ट लिक्विड, देन M2, देन M3, देन M4, और अगर हाई पावर्ड मनी और लिख दिया गया है तो कौन सा, M नोट सबसे ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि M नोट के अंदर कौन कौन सा था भाई, एक तो कैश इन हैंड होता है, दूसरा अदर डिपॉजिट ऑफ आरबी, और तीसरा बैंकों की जो CRR डिपॉजिट जो कंप्लीटली किसमें, कैश में, तो हाईएस्ट लिक्विड तो कौन होता है, दिस। इसके अलावा जब सर ने आपको मनी सप्लाई पढ़ाए होंगे, उसमें सर ने आपसे कहा कि M1 जो है वो तो क्या होती है, नैरो मनी, नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा, और M3 जो है इसको क्या कहा गया, ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, या हिंदी में वृहत मुद्रा, वृहत मुद्रा। ओके, यहां आपसे पूछा गया है पूर्ति करने का विस्तृत माप, किसको, मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप, यानी ब्रॉड मनी की पूछी गई है, तो ब्रॉड मनी के अंदर कौन सा आएगा भाई, M3। अब थोड़ा आपको पता होना चाहिए नैरो मनी ब्रॉड मनी क्या है, ठीक है। ब्रॉड मनी से तात्पर्य यहां पे है ऐसी जो इंडेक्स जो कि क्रेडिट क्रिएशन में काम में आता है, ठीक है। तो अगर अपन पीछे जाएं इसके अंदर, तो यहां अगर आप देखिए अपन कहां बात कर रहे थे भाई, ये क्वेश्चन जो था आपका ये वाला था, इसमें देखो M3 वाला जो है इसमें टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक्स की बात की गई है, यानी टाइम डिपॉजिट की। ओके, टाइम डिपॉजिट में कौन से हैं, RD एंड FD, और M1 जो है इसमें कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट। ये ऊपर देखो M1 में कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट। ये तो क्रेडिट क्रिएशन में आएगा नहीं, जनता के हाथ में है, तो ये भी क्रेडिट क्रिएशन में नहीं है। बैंक क्रेडिट क्रिएशन किससे करेंगे, क्या तो डिमांड डिपॉजिट से या टाइम डिपॉजिट से। अब अगर अपन आगे चलें, ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास क्या आ गया भाई, M1 जो है, M1 में कौन सा डिपॉजिट दे रखा है बैंकों का, डिमांड डिपॉजिट। ओके, और M3 में कौन सा है भाई, टाइम डिपॉजिट। तो मुझे बताओ बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन में लोन देने में कौन से का यूज करते हैं, टाइम डिपॉजिट का। ओके, क्यों, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये तो पता नहीं कस्टमर कब वापस लेने आ जाए। करंट वाले तो लगातार हर दिन हर 10 मिनट के अंदर भी चेंज हो सकता है, सेविंग वाले के पास भी ज्यादा समय तक बैंक के पास पैसा नहीं टिकता है, तो बैंक इसको क्रेडिट क्रिएशन में काम में नहीं लेता। बैंक क्रेडिट क्रिएशन में लोन देने में काम कौन सा लेता है, RD एंड FD अकाउंट के पैसे होते हैं। ओके, तो साख का जो सर्जन है वो किससे किया जाएगा, M3 से, और जितना ज्यादा साख सर्जन होगा उतनी ज्यादा मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो लिक्विडिटी जो है या मुद्रा का विस्तार जो है वो किसके माध्यम से, M3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मुद्रा का न्यूनतम तरल माप जो है, तो न्यूनतम तरल, हाईएस्ट तरल तो कौन सी है भाई, अभी बात करें थे हाईएस्ट तो कौन सी, M1 नंबर 1 पर, देन उसके बाद में M2, देन M3 और देन M4। तो सबसे ज्यादा तरल M1 है और सबसे कम तरल कौन सा है, M4 वाली। ओके, M4, हालांकि M3 दिया होता है तो M4 दिया हुआ है तो M3 की तुलना में M4 बोल दो, क्योंकि इसमें एक और पोस्ट ऑफिस की ओल्ड डिपॉजिट आ जाती है, ठीक है। अगर M4 नहीं दिया हुआ है तो बाद में आंसर कौन सा करना होता है आपको, M3। ओके, नेक्स्ट आइए, विमुद्रीकरण कौन करता है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से तात्पर्य जो वर्तमान में चलन में मुद्रा है उसको मार्केट से हटा दिया, ठीक है। जैसे आपने एक फेमस सुना होगा 8 नवंबर 2016, और मोदी जी ने आके कहा, मित्रों आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज किया गया था, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ओके, यानी कि जो चलन में मुद्रा है उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये काम किसका होता है भाई, वैसे अनाउंसमेंट तो किसने किया था, मोदी जी ने, लेकिन मुद्रा की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेंट्रल बैंक की, किसी भी देश के अंदर, ठीक है। और अपने यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, तो डिसीजन जो है वो कौन लेता है, RBI, ठीक है। बस अनाउंसमेंट मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे। नेक्स्ट आइए, हुंडी क्या है। हुंडी की बात करें तो देखो हुंडी जो है प्राचीन समय में, जैसे आज के दिन में हवाला कारोबार का नाम सुनते हो, वैसे ही एक सिक्योरिटी जो है
ओके, हुआ करती थी एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर, जिसको आप क्या बोलते थे, हुंडी। ओके, सिक्योरिटी का मतलब आपने किसी को जैसे पैसे दिए, जैसे मैं कहूँ कि मैंने आपको उधार दिया और फिर मैंने 1 साल के लिए दिया, वापस में मांगने गया तो आपने कहा सर कौन सा उधार, किस बात का उधार, तो मुझे कुछ प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो आपने मेरे को लिख के दिया कि सर मैंने आपसे इतने रुपए उधार लिए इतनी इंटरेस्ट रेट पे, इसको क्या बोलते हैं, इस लेटर को सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, हुंडी भी उसी प्रकार की क्या थी, सिक्योरिटी, एंशिएंट टाइम में यूज की जाती थी। जैसे आजकल हवाला कारोबार है, सेम लाइक दैट वैसे होना वाला। ठीक है, होता क्या था कि भाई आज के दिन में तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने बहुत सारे ट्रांसमिट के मीडियम होते हैं। ओके, आप यहाँ दूसरे शहर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, घर वाले आपको हर महीने अपना खर्चा भेजते हैं आपका, तो बैंक अकाउंट में भेज देंगे, बैंक में जाके जमा करवा दो, या फिर फोन पे वगैरह ऑनलाइन सिस्टम वगैरह ये सब, या कोई आ जा रहा है उसके हाथ में दे दिए, इजीली पहुंच जाएगा। लेकिन पुराने समय के अंदर देखें, जैसे मैं कहूँ कोई एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है कहाँ पे, जोधपुर के अंदर काम कर, या मैं कहूँ साउथ इंडिया में बेंगलोर में काम कर रहा है, बेंगलोर में काम कर रहा है कहाँ का, ही सीकर का। ओके, ये यहां से पैसे कमाए इसने और ये अपने घर भेजना चाहता है, तो यहाँ कोई ट्रांसमिट के माध्यम थे नहीं। आज से अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करो या मिडावल एरा के अंदर बात करो, तो ना तो कोई बैंक वगैरह, ना कोई पोस्ट ऑफिस वाली कोई सुविधा थी इसी तार वगैरह की। ठीक है, या अगर कोई यहाँ पे कोई बस वगैरह रोड वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं आपके रेलवे वगैरह कोई आ जा रहा है तो उसके माध्यम से दे दो, नहीं। होता क्या था भाई, व्यक्ति ने एक पैसा कमाया कुछ समय तक, उसके बाद में यहाँ से पैसा लेकर के कहाँ चलेगा, अपने घर। लेकिन रास्ते में इतना रास्ता तय करेगा तो बीच में ये लोग जो आप कह सकते हो डाकू लोग वो डालेंगे। तो होता क्या था कि जैसे बेंगलोर शहर के अंदर कुछ सराफा कारोबारी होते थे। कौन से कारोबारी, सराफा कारोबारी। जनरली ये गोल्ड वगैरह का धंधा नहीं करते, आजकल इनको बोलते रहते हैं। ठीक है, ये लंबे समय से बड़े व्यापारी। ये एक सराफा कारोबारी कहाँ पे, बेंगलोर में, और दूसरा कहाँ पे है, इसी का एजेंट या कह दूं मैं इसी के कारोबारी जो है, कारोबारी कहाँ पे, सीकर के अंदर। तो होता क्या है कि व्यक्ति इसको पैसा दे देगा अपना। ठीक है, आपने यहाँ बेंगलोर से पैसा कमाया और आपने पैसा इसको जमा करवा दिया। ठीक है, बदले में ये आपको एक पर्ची जमा करके देगा कि आपका इतना इतना पैसा हमारे पास में आया है। ठीक है, अब आप उस पर्ची को लेकर यहाँ पहुंच जाए, बीच में कोई समस्या नहीं होगी, पर्ची क्या चोरी करोगे। यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ इस सराफा कारोबारी का जो एजेंट बैठा है, ओके, उस एजेंट को जाकर के ये पर्ची आप डिपॉजिट करवा दीजिए। ओके, जैसे आप डिपॉजिट करवाओगे, बदले में आपका जो अमाउंट आपने यहाँ दिया था वो अमाउंट कहाँ मिल जाएगा, सीकर। ठीक है, और ये घर लेके चलेगा, आपका काम हो गया। लेकिन सराफा कारोबारी ने जो आपको ये सुविधा दी, इसके बदले में आपसे क्या लेगा, फीस। ओके, कुछ शुल्क तो चाहिए इसको। ओके, साथ में बात करें कि जैसे आपने इसको पैसे दिए तो इसके बदले में डिपॉजिट की एक रसीद दी इसने, इस रसीद को, जिस प्रकार जो रसीद होती थी इसको क्या बोलते थे, हुंडी। यानी ये एक प्रकार की डिपॉजिट रिसिप्ट थी, या मैं कहूं एक प्रकार की सिक्योरिटी थी। ओके, आजकल मूवीज में देखते हो आप, आधा नोट पाड़ के दिया जाता है, कुछ पैसे जमा कराओ, फिर दूसरे देश में जाकर के वो आधा नोट जमा करवा दो और पैसा लिया जाता है, वो हवाला कारोबार उसी प्रकार से ये कर। हालांकि हवाला कारोबार जो है वो इलीगल है, बट हुंडी क्या होती थी, लीगल हुआ करती। ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया भाई, ऐच्छिक मुद्रा थी। हाँ, तो ये कौन सी मुद्रा थी, ऐच्छिक। ऐच्छिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर भाई कोई वो नहीं है, ये मैं कहूँ जो सत्ता थी, ठीक है, सत्ता का इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं था, सत्ता इसको आगे रेगुलेट नहीं करती, बट ये लीगल थी उसकी तरफ से। ठीक है, दूसरा अनौपचारिक ऋण का साधन है। ठीक है, अनौपचारिक ऋण से तात्पर्य देखो, ऋण जो है दो जगह से ले सकते हो, एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर से, और दूसरा अनफॉर्मल सेक्टर हो गया। ओके, फॉर्मल सेक्टर के अंदर जनरली क्या आते हैं भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या आते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कोई बैंक हो गया, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, स्टॉपिस वगैरह हो गए, डीएफआईज वगैरह हो गए, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके, इनसे जो ऋण लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, फॉर्मल। और अगर आप अपनी आसपास की जानकार पहचाने से अगर किसी व्यक्ति से या संस्था से ऋण लेते हो तो वो कौन से होते हैं, अनफॉर्मल। ओके, जिसमें अगर बात करूं मैं, तो आपने बैंक से लिया तो कौन सा भाई, फॉर्मल वाला हो गया। अगर साहूकार से, ठीक है, साहूकार कोई फॉर्मल सेक्टर तो है नहीं, या गवर्नमेंट के पास कहीं रजिस्टर्ड तो है नहीं, आप गांव में अपनी जान पहचान से या कोई व्यक्ति जो उधार देने काम करते हैं उससे ले रहे हो, तो ये कौन सा हो गया, अनफॉर्मल वाला। आप अपने रिश्तेदार से किसी प्रकार का लोन वगैरह लिए तो ये भी कौन सा है, अनफॉर्मल। 2 और 3 जो है इसके करेक्ट आंसर होंगे। लास्ट आइए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत ये कब की गई, जून 2011 के अंदर। किसके द्वारा शुरू की गई भाई, जो इंडियन गवर्नमेंट है,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए शुरुआत की गई थी? रूरल एरिया के अंदर, राष्ट्रीय ग्रामीण है, ठीक है, तो ग्रामीण की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी, रूरल एरिया में, या मुख्य रूप से कहूं लाइवलीहुड को इंप्रूव करना, ओके, आजीविका बढ़ाना। और आजीविका कैसे बढ़ेगी? जब वहां पे क्या होगा भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए जो रोजगार के साधन होंगे, या फिर मैं कहूं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेहतर करना, डेवलपमेंट करने से संबंधित प्रोजेक्ट चलाए जाते। राजस्थान में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राजविका के द्वारा। राजविका एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आपके जो जो क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के वो सभी करवा दिए गए हैं, और मेरी कोशिश रही है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए जिससे कि आपका टॉपिक जो है वो पूरा कवर इससे हो सके, ओके। तो थैंक यू सभी आप लोगों के लिए। आने वाले जो भी सब्जेक्ट बचा है, सब्जेक्ट विषय के जो टीचर हैं वो आपको करवाएंगे। थैंक यू ऑल।